हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बिल्कुल भी नया नहीं हूँ आपके सामने, हर रोज़ आता ही रहता हूँ, कभी कुछ। लेकिन पढ़ाने आज ज़रूर 4 साल में आया हूँ। इसलिए शायद आप लोगों को लग रहा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इन 4 सालों में जुड़े होंगे इस चैनल से, और मैं कहूँगा कि अधिकतर बच्चे ही इन 4 सालों में जुड़े हैं RWA से। 2021 के लास्ट में मैंने हिंदी पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने हिंदी यूपी पुलिस वगैरह के लिए नहीं पढ़ाई, बीच में जरूर कुछ प्रैक्टिस सेट SSC GD के लिए कराए हैं। तो SSC GD में तो वो हिंदी होती नहीं है जो यहाँ पर होती है। तो भाई जरूर आप ये कह सकते हैं कि सर हमारे लिए आप नए हैं जो बिल्कुल पहली बार पढ़ेंगे, पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे पहले से पढ़ाते हुए देखा होगा, तो वो तो शायद कंफर्टेबल हो जाए मेरे साथ। लेकिन बच्चों मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ हिंदी का। ये मेरा डिस्क्लेमर आप नोट कर लीजिएगा। कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं, उनमें आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। कोई टीचर भी गलती से अगर मेरी वीडियो देख ले और उसको कोई गलती नज़र आ जाए तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूँगा। बस मेरा उद्देश्य बच्चों ये है कि मैं आपको 37 में से 37 करा के जाऊं, क्योंकि आपको हिंदी का मैं कहूँगा विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है यूपी पुलिस में हिंदी का 37 में से 37 स्कोर करने के लिए। बहुत आसानी से आप 37 में से 37 कर जाते हैं अगर आप हिंदी का बहुत कम पार्ट भी अगर सीखें तो। एक शिक्षक का काम भी वही है कि वो अपने शिष्यों को, देखिए किताबें तो बहुत बहुत सारी किताबें हैं, और किताबें ही अगर मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर शायद गुरु का और किताब के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी, सब किताब ही है फिर तो। और मुझे लगता है कि हम हर गुरु का काम, हर टीचर का काम यही होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कुछ आसानी से परोस करके दे दे, जिससे बच्चा किताब के साथ जो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था वो अपने टीचर के साथ कंफर्टेबल हो सके। तो भाई मेरा उद्देश्य वही है। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। जो वेलकम बैक कह रहे हैं वो जरूर पहले से पढ़े हुए होंगे, इस बात को मानता हूं। और भाई ये आपको मालूम है कि दीपक सर की क्लास आज सुबह 9 बजे हो चुकी है। क्या शानदार क्लास हुई है, आप सब उसके गवाह हैं। 12 बजे से मैं क्लास लेकर आया ही हूं, हर रोज होगी। अगले 3 महीने 2 महीने जो भी टाइम बच रहा है, 60-70 दिन, मैं आपकी टोटल 40 क्लास लेने आया हूं। 40 क्लास में प्रॉमिस करता हूं कि आपका शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जाए, शायद ही। सब कुछ इन क्लासेस से छप जाएगा। आज की क्लास लेने से आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि सर कुछ बचा ही नहीं है जो आपने पढ़ाया। ये मैं आपसे प्रॉमिस करके जा रहा हूं। इसके बाद शायद ही कुछ बचेगा, है ना? तो फिर क्या, जो मैंने हिंदी पढ़ी है, जिन्होंने हिंदी पढ़ी है वो इस क्लास को ले, उनको भी बहुत कुछ मिलेगा। जिन्होंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी, अगर केवल वो इन क्लासेस से जुड़ जाएं, शायद वो 40 क्लास से 37/37 करके आ जाएंगे, जीरो बच्चा भी। क्योंकि मैं वो बेसिक लेवल लेकर के चलता ही हूं, चाहे मैंने मैथ्स पढ़ाया, चाहे रीजनिंग पढ़ाई, चाहे हिंदी पढ़ाई, मैंने हमेशा उस बच्चे का ख्याल रखा कि जो बिल्कुल जीरो है ना? चलिए, तो भाई जीएस की मैं बात करता हूं तो सोनवीर सर आज 2 बजे से आपके सामने हाजिर होंगे, और क्या अंदाज है उनका आप सब लोग जानते हैं। और रीजनिंग के बाद से आप सबको मालूम है संदीप सर 4 बजे से आपके बीच होंगे। तो ये टीम है हमारी। और भाई ये रहा आपका जो है इस टाइम टेबल, या आप कहिए कि जो शेड्यूल है अगली 30 क्लासेस का। मैं चैप्टर वाइज, मैं प्रैक्टिस सेट इनको कह रहा हूं, लेकिन मैं चैप्टर वाइज कराना चाहता हूं, ताकि लास्ट में जब 10 में मिक्स प्रैक्टिस सेट कराऊं, 30 ये और जो 10 मिक्स प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, इन दोनों को 40 मिला के कह रहा हूं। आज आपके हिंदी में आप कोई भी सेट करके देखो, आज कितना स्कोर आता है मुझे नहीं पता। मिक्स हिंदी में आप देखो कितना स्कोर आता है किसी का, और वो आप मॉक से अंदाजा लगाओ कि आप 30 कर पाते हो, 32 कर पाते हो, 28 कर पाते हो, 25, 22, 20, 15, 14, 10, जो भी कुछ आप कर पाते हो। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जब इन 30 के बाद मैं लास्ट के 10 सेट कराऊंगा, और वो 10 सेट ऐसे नहीं होंगे कि मैं इनमें से क्वेश्चन उठा लाऊंगा, नहीं, वो होंगे जो मैं इन सेटों को कभी देखूंगा ही नहीं। तो भाई उन 10 सेट को जब करा रहा हूंगा तो मुझे 37 में से 35, 36 और 37, इन 3 के अलावा आपका कोई स्कोर नहीं चाहिए। और मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं, ये मैं करवा के रहूंगा। और आपको एक प्रॉमिस मुझसे करना होगा कि ये अगले
40 सेट आप मेरे साथ रहेंगे, और 40 मत रहिए आप, 30 सेट रह जाइए। बाद के 10 तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। 10 सेट जो चैप्टर वाइज कराऊंगा, बस इनमें आपको मेरे साथ बने रहना है। मित्र, ये रहा पहली क्लास, हिंदी वर्णमाला भाग 1, दूसरा हिंदी वर्णमाला भाग 2। आप इन सारी क्लासेस को नोट कर लीजिएगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेंगी, शायद ही कोई क्लास छुट्टी होगी, बाकी हर दिन क्लास चलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप, मुझे लगता है कि बच्चे इस क्रम में, मुझे लगता है हिंदी का पढ़ने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया क्रम, जिससे बच्चे के दिमाग में उतरती चली जाती है चीजें, वो यही हो सकता है। उस हिसाब से ही मैं इनको लेकर के आया हूं। ठीक है, चलो तो ये नोट कर लीजिएगा। एक स्क्रीनशॉट में हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। और हम हिंदी वर्णमाला के भाग 1 पर हैं। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे से बहुत सारी बातें मुझे करनी है, थोड़ा मोटिवेट भी करना है, ताकि वो अपने, और मोटिवेशन हमारा लगातार चलता रहेगा कि आप यूपी पुलिस में इस बार सिलेक्शन लें। ये केवल इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं होगा कि मैं आपको सेलेक्ट करा जाऊं, नहीं, मैं आपको सेलेक्ट होने के लिए प्रेरित कर पाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हतोत्साहित होते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, वर्णमाला किसे कहेंगे। और आज मैं आपको बताता हूं भाई, वर्णमाला में 2 चीजें हैं, ध्यान देना मेरी बात पर। वर्णमाला में 2 चीजें हैं मेनली, जो आप एक स्वर कहते हैं और एक व्यंजन कहते हैं, है ना। तो व्यंजन पार्ट को हम कल लेंगे। आज जितना भी पार्ट है, स्वरों से कोई क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, ये प्रॉमिस करके जा रहा हूं आज की क्लास के बाद। इस क्लास को अगर जरूरत पड़े तो दोबारा देख लेना, स्वर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए नए नाम हो सकते हैं कुछ चीजों के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे। शब्द समूह को, कोई शब्द है, शब्द तो भाई ये भी है, वर्णों के संकलन, इसका समूह ये बन गया, एक ये और एक ये शब्दों का समूह है। क्या ये वर्णमाला है? नहीं, तो ये वर्णमाला तो नहीं हुई। वर्णों के संकलन को, वर्णों को इकट्ठा कर दिया जाए, से, मैं, है, तो वर्णों को अगर इनको इकट्ठा कर दें तो क्या ये वर्णमाला बन जाएगी? नहीं, इनका भी कोई क्रम तो होना चाहिए। संकलन इकट्ठा तो कैसे भी कर सकता है कोई, ख को कैसे पहले लिख देगा, ग को ऊपर लिख देगा, च को और नीचे लिख देगा, तो ये कोई संकलन से भी नहीं बात बनेगी। शब्द गणना को, शब्द की गणना करने को कोई वर्णमाला कैसे कह सकता है? आगे देखो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, बहुत सही बात, वर्णों के व्यवस्थित समूह, जैसे आप स्वरों को पहले लिखो, फिर आप व्यंजनों को लिखो, फिर आप, मतलब जैसे स्वर आपको मालूम है ना कौन कौन से, और उनका भी क्रम होता है। व्यंजन को भी कचट तप एक वर्ग होता है, कल सिखाऊंगा उसको। क्या खे गए आपको आते हैं ना, आप सोचते हो मुझे तो आते ही नहीं, क्या खे गए, मैं पूरा लिख ही नहीं सकता, ABCD लिख सकता हूं, क्या खे गए नहीं लिख सकता। मैं आपसे कहता हूं कि कल के बाद आप लिख पाओगे, बहुत आसानी से लिख पाओगे सारे। और जब तक नहीं लिखोगे तब तक वर्णमाला नहीं सीखोगे। वर्णमाला का हिंदी में अगर मैं यूपी पुलिस की हिंदी में रोल बताऊं तो यूपी पुलिस में 2 से 3 प्रश्न हर सेट में आपको मिलेंगे। कांस्टेबल के एग्जाम में, यूपीएसआई में बहुत ज्यादा नहीं आया, कल जो पेपर हुआ है मैंने वो भी छाने हैं, ठीक है, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको हर सेट में 2 से 3 प्रश्न वर्णमाला से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यानी हम हर दिन आपका 1 से 2 नंबर क्लियर करेंगे ही इस क्लास से, ये ठीक है। तो स्वर और व्यंजन, तो भाई हम ये कहेंगे वर्णमाला के व्यवस्थित क्रम को, तो लिपि, और दूसरा हम ये कह सकता है लिपि का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, जो लिपि का क्रमबद्ध लिखना, ये भी एक वर्णमाला ही कहलाती है। लिपि को अगर क्रमबद्ध लिखें तो भी वर्णमाला है। ये लिपि क्या है? तो लिपि भाई जैसे देवनागरी लिपि है, देवनागरी हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी में। वहीं पंजाबी के शब्द देखे आपने लिखे कभी भी, तो वो गुरुमुखी लिपि है। वहीं आपने उर्दू के शब्द लिखे देखे हैं कभी? वो ऐसे होते हैं, पे उनमें मिल जाए, ला उनमें मिल जाए, का उनमें मिल जाए, मैं उनमें मिल जाए, कभी नहीं मिलता ना, तो उसकी लिपि अलग हो गई। अरबी फारसी लिपि हम उनको बोल सकते हैं। आप कहो सर अंग्रेजी में ऐसा मिलेगा कभी? बा मिला मिल जाए, ले मिला लिखे मिल जाए लिखा हुआ, नहीं मिलता ना। तो ये सब देवनागरी की पहचान है। जितने भी स्वर व्यंजन को मैं आपको बताऊंगा वो सब देवनागरी की ही पहचान है। देवनागरी के वो लिपि के चिन्ह हैं। लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध में लिखना, लिपि के चिन्ह इनको बोलेंगे। आपको सर ये चिन्ह कैसे हैं? तो भाई आपको चिन्ह बता रहा हूं, आप बताओ ये क्या लिखा है?
आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो एक चिन्ह सा लग रहा है। तो जो अनपढ़ है ना उसको ये भी एक चिन्ह से ही लगते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं क्या है, ये क्या लिखा हुआ है तमिल में। अब आप बताओ, हमें तो चिन्ह लग रहा था ना, तो जो जिसको ये भाषा नहीं आती, अंग्रेजों को नहीं आती, उनको ये भी चिन्ह लगेंगे। तो लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध लिखना है, इसमें चिन्ह और लिखो, लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध लिखना ही वर्णमाला है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये देवनागरी लिपि है, जितने भी ये सब लिख रहा है ये देवनागरी लिपि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये आपको वर्णमाला का पहला क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भाषा की मूल इकाई क्या हो सकती है? भाषा की मूल इकाई, तो भाई देखो, अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है, वर्णमाला है। अब आप इसमें देखते हैं कि सर मूल इकाई का क्या मतलब है। मूल इकाई यानी जो जड़ है वो कौन सी, सबसे जड़ तो उसको कहते हैं जो सबसे नीचे हो, सबसे छोटी हो। तो सबसे छोटी की ही बात ये करेगा, सबसे नीचे की ही बात ये करेगा, तो वो मूल इकाई ध्वनि हो सकती है। ये ध्वनि क्या है? ध्वनि को हम दूसरा रूप वर्ण कहते हैं बच्चों। वर्ण क्या है? अब आपके सर अक्षर लग रहा था, देखो वर्ण और अक्षर में अंतर भी बताऊंगा। वर्ण ये है, जैसे मैं ये लिख दूं ये कै, और एक मैंने लिखा कै, ये वर्ण है और ये अक्षर है। ओहो, ये क्या इतना बारीक अंतर? हां, जिसमें हलंत लिखा लगा है इसका मतलब ये किसी के संयोग से नहीं बना, ये बिल्कुल जिसका कोई विघटन नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका विभाज्य नहीं हो सकता, वो वर्ण होता है। और अक्षर, अक्षर जो है ये मिलके बनता है, इसमें स्वरों का भी मेल होता है, क्योंकि जब आप इसको तोड़ते हो ना तो इसको बोल के देखो, क्या बोलते हो? का, तो का के साथ आ, बाद में आ की ध्वनि अभी आ रही है, और इसको हम कहते हैं हलंत, क्योंकि जो बाद का आ अलग कर दिया है इससे। अब ये आधा का बोला जाएगा, क आ, का, ऐसे। ठीक है, और ये भी क। तो ये जो छोटा हुआ इनमें से कौन सा हुआ? ये। तो सबसे छोटी जो इकाई है वो वर्ण है, अक्षर नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, और ध्वनि, इस वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। बस ये लिखित रूप है और ये मौखिक रूप है। तो अगर पूछे भाषा का सबसे छोटा मौखिक रूप कौन सा है, तो ध्वनि है। और भाषा का सबसे छोटा लिखित रूप कौन सा है, तो वर्ण है, और ये मौखिक रूप है। अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं, आप कहो सर यही आ गया, भाषा का सबसे छोटा, सबसे छोटी इकाई बताओ, और दोनों ही दे दी, ये भी तो क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, वर्ण और ध्वनि। तो ये दोनों नहीं आएंगे कभी विकल्प में। अगर ये दोनों आए तो फिर लिखित और मौखिक जरूर लिखेगा। समझ में आई बात? चलो, ये क्लैरिटी अब हमारी हो गई है, और मुझे लगता है कि अब आपका इससे संबंधित कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? भाई देखो, अभी मैंने सब कुछ वर्ण के बारे में समझाया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सार्थक शब्दों के समूह को कह सकते हैं क्या? सार्थक शब्द का समूह? भाई वर्ण तो बहुत छोटी चीज है, सार्थक शब्द बनाओ, पहले तो अर्थ वाले शब्द लाओ, फिर उनका समूह बनाओ। वर्ण यार ऐसे कैसे? भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य, जिसका भाग नहीं किए जा सकता। अक्षर के भाग हो सकते हैं, अक्षर का भाग करके दिखाया था अभी, तो अक्षर का भाग तो ये अक्षर हुआ, इसका भाग हो गया, लेकिन इसका भाग नहीं कर सकते आप, इसलिए यह वर्ण है, इसलिए यह वर्ण है। समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो भाई हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई आपका। पोल डालो यार, बच्चों को मजा आएगा, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो भाई अगर मैं वर्ण की बात करता हूं तो वर्ण दो ही, आप देखोगे कि दो ही तरह के होते हैं। एक आप सुनते होंगे स्वर, और एक आप सुनते होंगे व्यंजन। यही सुनते हो? तो वर्णों के कितने प्रकार हो गए? दो। वर्णों के दो भेद हो गए, स्वर और व्यंजन। अब इन स्वरों के भी भेद होते हैं अलग अलग। ये स्वर कितने होते हैं, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है बच्चों को, है ना? इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। क्या है सर स्वरों में, क्या कंफ्यूजन है?
स्वरों में आप कहीं इसको 10 पढ़ोगे, कहीं इसको 11 पढ़ोगे, कहीं इसको 13 पढ़ोगे, और व्यंजन में स्पष्ट है 33 होते हैं, है ना। अगर मैं बात करता हूं ये 10 होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। याद रखना कि स्वर उच्चारण की दृष्टि से 10 होंगे, और एक कामता प्रसाद जी इनके अकॉर्डिंग है, नाम याद रखना, कामता प्रसाद जी के अकॉर्डिंग स्वर कितने हैं, तो भी आप 10 लगाएंगे। ठीक है। अब कामता प्रसाद जी, ये नाम तो याद नहीं रहेगा सर, तो भाई इसका आज ऐसा करना, जिसको नाम याद नहीं होते, अपना कोई दोस्त है उससे बस शाम तक यही बोलना, और भाई कामता प्रसाद क्लास कर ली, तो ऐसे आपको याद होएगा। ये बच्चों की ट्रिक है, मैं बता रहा हूं आपको। आज पूरे दिन जो भी दिखे सबको कामता प्रसाद ही बोलो, कामता प्रसाद याद नहीं होएगा भला आपको। नेक्स्ट, तो देखो 11वीं बात मैं करता हूं, 11 जो है किस में होते हैं। तो अगर मैं 11 की बात करता हूं, तो 11 की मैं बात करूं तो मेरे भाई, तो ये आप कह सकते हैं कि अगर स्वर यही आ जाए कि केवल स्वर कितने हैं, तो आप वहां पर 11 बात करेंगे। तो फिर 11 में कौन सा बढ़ जाता है, जैसे ए आ, मैं लिख ही देता हूं, उनका एक क्रम लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, क्योंकि जब स्वरों को ही पढ़ रहे हैं आज, तो हमें पता भी होना चाहिए उनका क्रम क्या है। ई बड़ी, और भाई री, फिर आगे बात कर ले, ओ सॉरी अभी ऊ रह गए, ऊ बड़ा ऊ, फिर री, और अगर हम बात करते हैं तो आगे आ जाता है ए आई, और ये ओ, और ये औ। ये आप गिन लीजिए, ये 11 बैठेंगे। अब ये जो उच्चारण की दृष्टि से कैसे 10 हैं, क्योंकि जो री है इसको रे ऐसे लिखते हैं। अब रे तो व्यंजन में आता है भाई, रे तो रुपया मत समझ लेना, इसको लाइन खींच दी, रे मतलब व्यंजन है, तो उच्चारण की दृष्टि से तो मेरे भाई 10 ही रहे, यानी ये खत्म हो जाएगा। कामता प्रसाद जी ने 10 ही माने, ये 11 किसने मान लिए, इन सबको अगर जोड़ देंगे तो 11 बन जाएंगे। अब आप कहोगे सर 13 कैसे हो जाते हैं, 13 तो 13 में 2 और आ जाते हैं, अंग और आह, विसर्ग जिसको बोलते हैं। तो एक अनुस्वार और एक विसर्ग, तो अब ये 13 हो जाते हैं, और आपने भी यही पढ़े होंगे बचपन में। तो ये 13 परंपरागत दृष्टि से अगर पूछे तो आप कितने बोलेंगे, ये रहे 13। और अगर पूछे हिंदी निदेशालय, जो हमारा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी, ये वर्ड ऐसे लिखा जाएगा, इसमें ये शुद्ध वर्तनी ये है, अशुद्ध ये है, ये सब किसने दिया, हिंदी निदेशालय ने, भारत का हिंदी निदेशालय, इसकी स्थापना हुई है, उसने इसको देना शुरू किया है भाई। हिंदी निदेशालय ने माना कि 11 ही होंगे। और ये बहुत बार आपने देखा होगा कि ये यूपीएसआई में भी आया था प्रश्न, तो वहां 11 सही किए गए थे, वहां 11 ही सही किए गए थे। ठीक है, जब आप वर्णों के वर्ण कितने, मतलब ये स्वर कितने हैं, अगर केवल इतना आए तो, वरना ये बोलता है उच्चारण की दृष्टि से बताओ, हिंदी निदेशालय बताओ, परंपरागत दृष्टि से बताओ, तो वो सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से केस में हमें कितना उत्तर लगाना है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, क्या बोल रहा बच्चा, स्वर की संख्या 13 माना गया था, 13 नहीं है, वो परंपरागत दृष्टि से पुराने हो चुके हो अब आप, तभी है वो 13। चलो, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं, अब आपको यह भी बताना पड़ेगा भाई, ये दीर्घ का क्या चक्कर है। अब देखो, मैंने आपको स्वर लिखे थे कुछ ए, और मैं इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूं अब आपको, और सारे प्रश्न उससे हल होंगे। ए ई बड़ी, इसको लिखने की प्रैक्टिस करो, आप भी खूब लिखने की प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये बिल्कुल रट जाए। जितनी बार लिखोगे उतनी बार अच्छे से रटेगा। तो अब मैं आपको यहां पर लघु और दीर्घ, और ये दो हैं हमारे अयोगभा, इसको हम स्वर बोलते हैं, और दो जो है इसको हम अंग, और ये है आह, तो इसको हम विसर्ग बोलते हैं, क्योंकि बाद में 2 विसर्ग लगे हुए हैं, और इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। और इन दोनों के मेल, अगर इन दोनों को इकट्ठा बोलने लगे तो इसको बोल देंगे अयोगभा। दोनों को क्या बोलेंगे, अयोगभा। ठीक है, अयोगभा क्या होते हैं, अयोगभा होते हैं ना स्वर है ना व्यंजन है, तो ये बेचारे किधर के बिना रहे। जैसे एक प्लूटो ग्रह हुआ होता था ना, ना वो ग्रह में रहा, वो ना बिना ग्रह के रहा।
ठीक है, वो किधर भी उसकी गिनती नहीं होती। तो ये वही है, ये इसको ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। चलो अब मैं बात करता हूं बच्चों इनकी। तो ये भी डाउट में रहता है, आपको मालूम है कि 10 रहते हैं इसके बिना। और आगे की जो भी गणनाएं होंगी ना वो सब इसको छोड़ करके होंगी, क्योंकि सब कुछ उच्चारण पे चलता है। ठीक है, जितने भी मैं जीभ के आधार पर बताऊंगा, जीभ के भाग के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, इन सबको बांटेंगे हम। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जो हमारे मूल स्वर थे, मूल स्वर, हिंदी पढ़ा रहा हूं आप ये समझ लीजिए, पढ़ा ही रहा हूं प्रैक्टिस सेट में। मूल स्वर हमारे यही थे, क्या? केवल ए, छोटी ई, छोटा ऊ, और कोई बचा कुचा इसे री को भी ले देता था। अगर कोई आए एग्जाम में कि मूल स्वर बताओ कौन से हैं, तो केवल 4 कह देना आप। मूल स्वर ये 4 थे। अब बाकी जो बच रहे हैं वो सब दीर्घ स्वर में है, सब। इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? तो आप कहोगे इनको ही कहते हैं सर ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर इनको ही कहते हैं, या आप लगा सकते हैं या। लघु स्वर, लघु भी यही होते हैं बच्चों। कौन से? ये। अब बाकी जो बने हैं ना सब इनकी सहायता से बने हैं। कैसे? अब जो भी है, अब कौन सा दीर्घ, कौन से बचे? दीर्घ, या हम कहेंगे गुरु। गुरु भी उनको कहते हैं भाई, गुरु ही तो बड़ा होता है। तो दीर्घ या गुरु स्वर वो कौन से होते हैं? अब इनको भी देखो कि बड़ा आ बच गया था, तो बड़े बड़े इन सबको, बड़ी ये बच गई थी और बड़ा ऊ भी बच गया था, और ये तो बड़े हैं ही अपने आप में, ये रहे। तो ये जो है ये बच्चों कौन से स्वर हो गए? दीर्घ या गुरु स्वर। इनको भी बांट दिया। अब आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखो इनको भी 2 भागों में बांट दिया, ये है सजातीय और ये है विजातीय। इनको उत्पत्ति के आधार पर ये कह दिया, दीर्घ स्वरों को 2 भागों में बांटते हैं, सजातीय और विजातीय। उत्पत्ति जैसे हुई है इनकी, उत्पत्ति कैसे हुई है? जैसे आ किस किस से मिलकर बना है? सजातीय। बच्चों इनको सजातीय बोलते हैं, इनको विजातीय भी बोलते हैं। दीर्घ स्वरों का भी अगर पार्ट करें तो ये सजातीय यानी एक सी जाति के। ये किस किस से बने हैं? जैसे आ बना है ए प्लस ए से, तो एक सी जाति से बना। और ई 2 छोटी ई से, 2 छोटी ई से, 2 छोटे ऊ से, तो इसलिए इनको सजातीय बोला गया। अब ये विजातीय कैसे हैं? और इन्हें संयुक्त भी बोलते हैं। क्या? इनको एक और, इनको सजातीय बोलते हैं और संधि स्वर भी बोलते हैं। संधि, सजातीय या यहां लिख लेना संधि स्वर, क्योंकि ये संधियों से बन रहे हैं, ए और ए की संधि है ना। चलो तो भाई संयुक्त स्वरों की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। अब ये संयुक्त हैं तो किसी से मिलके बने होंगे। अब इनको बताओ कि ए किससे मिलके बना है, आई किससे मिलके बना है, ओ किससे मिलके बना है, औ किससे मिलके बना है? बताएंगे जरा एक बार। तो आप कहोगे सर इन सब में ए लगा लिया जाता है। ए तो सब में ही होगा, ए तो सब में ही होगा। ए पहले लिख देना सब में। अब आप देखना ये किसकी आवाज से आएगा? या तो ये ई से बनेगा या ऊ से बनेगा। अब आप बताओ। और ये तो इनका बड़ा रूप है। कैसे? ये बड़ा रूप कैसे? जैसे मैं लिख दूं केला, जैसे मैं लिख दूं थैला, तो ये जो मात्रा होती है ना इनकी, ये वाली ये है और ये वाली ये है, तो इसका ही तो बड़ा रूप ये हुआ। आगे संधि में भी समझाऊंगा इस बात को, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको कहूं कि देखो ये किससे, ए के साथ क्या मिलाऊं? ऊ मिलाऊं जब ये आवाज आएगी, या ई मिलाऊं? ये क्या है? ये ए है। ए तो ए ई, आई, तो आई, ये आई है ना। और भाई इसके साथ अगर मैं ये वाला ऊपर वाला, क्योंकि ये इसी की जाति का है, तो ए और ए मिला दूं तो आई ये बन जाती है पूरी, आई है ना। इसको आई बोलते हैं, ये ए बनता है। और अगर इसके साथ क्या मिलाऊं बताओ? ऊ मिलाऊंगा तो औ, और इसके साथ अगर मैं ओ मिला दूं इसकी जाति का, तो ये बन जाता है।
तो अब आपको ये सारे संयुक्त स्वर कौन सा किससे मिलके बना है याद रखना है बच्चों, और बनाना सीख लेना, एक बार लिख करके देख लेना, आपको सब क्लियर होता चला जाएगा। तो दीर्घ कौन से हैं, लघु कौन से हैं और कैसे कैसे बनते हैं, क्वेश्चन पे जरूर हम थोड़े पीछे चल रहे हैं, पर मेरे भाई आपको एक एक चीज क्लियर होती चली होगी। वर्णों के भेद आप अपने समझ लिए। आगे कहां थे हम, यहां पर किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। अब आप बताओ दीर्घ कौन से हैं। भाई देखो, ये री आ गया, ले व्यंजन है, ये तो गलत बिल्कुल। ये छोटा आ गया, ये भी नहीं था यहां। और देखो ये छोटे, ये छोटे, ये छोटा, ये छोटा, तो एक ही ऑप्शन बचा, सभी स्वर दीर्घ हैं। इसके अंदर सारे स्वर दीर्घ हैं, बिल्कुल दीर्घ हैं कि नहीं है। चलो गजब यार, तुम तो वो लगा नहीं पा रहे, हटा दिया, हटाए करो मत, अगला लगा दे करो बस। स्वरों का उच्चारण कैसा होता है बच्चों, आओ, स्वरों का उच्चारण कैसा होता है। अब देखो, स्वर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक व्यंजन। स्वर वो होते हैं, इसकी परिभाषा आ गई है स्वरों की, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हो, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हो, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हो, इसको कल पढ़ाऊंगा, ये स्वरों की सहायता लगती है। अब स्वतंत्र से तो भाई स्वर बोले जाते हैं, तो स्वरों का उच्चारण कैसे होता है, स्वतंत्र रूप से। क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें कुछ ए है, इसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं है। कै में देखो ये व्यंजन है ना, तो मैंने क्या बताया, कै का संधि विच्छेद करो, मतलब वर्ण विच्छेद, कै, ए आ रहा है बाद में, कै प्लस ए, तो ये स्वरों की सहायता से बोला, इसके बिना नहीं बोला जा सकता था, कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता स्वरों की सहायता के बिना। लेकिन ये इसमें नहीं आता है, वह ई है, इसमें कहां आया बताओ, तो ये अपनी अपना भाई स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, तो ये है इसका मतलब। ठीक है, चलो आगे। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर बताओ, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, मात्रा के आधार पर स्वर। देखिए, एक ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, या हम कहेंगे लघु, स्वरों के प्रकार लिख रहा हूं मात्रा के आधार पर। एक तो ह्रस्व या लघु, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है मेरे भाई प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ये प्लुत कहां से नई राल लिया है सर, इसका बताऊंगा अभी। ह्रस्व कौन से थे, लघु कौन से थे, अभी बताया था, मूल स्वर बताए थे कौन से, बताओ जल्दी से, छोटे छोटे सारे, ए, छोटी, छोटा ऊ, री, ठीक है। और दीर्घ स्वर कौन से थे, सारे बच गए जो इनसे, आ, बड़ा, बड़ी ई, है ना, और क्या कभी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, सारे इसमें दीर्घ में। और प्लुत कौन से बच गए फिर, सर प्लुत तो छोड़ा ही नहीं आपने कोई सा, तो भैया प्लुत ऐसे आते हैं जैसे राम है, और राम का आ खींच दिया जाए, राम, ओम, खींचा ना, तो ये जो खींचते हैं ना, जितना खींच रहे हो उतनी मैं ऐसे लगाता चला जाऊंगा, राम, ज्यादा खींच रहे हो तो, और जो थोड़ा खींचा राम, थोड़ा खींचा राम, तो ए एक बार लगाऊंगा। समझ में आई बात, ये प्लुत स्वर है, ठीक है। और ओम, तो ओम का ये बना दिया, जहां भी खींचा आपने ओ के बाद खींचा तो वहीं लगा दिया है, ये इसका प्रतीक चिन्ह भी है ना प्लुत को। और प्लुत के कितने भी हो सकते हैं, कोई तो बोलेगा ओम, कोई बोलेगा ओम, भाई ये तो फिर तो कितना भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है, इनको बोलने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है, इनको बोलने में इनसे दुगना समय लगता है, ए, आ, दुगना, प्लुत 3 गुना, इससे 3 गुना, या मैं कहूंगा कुछ अधिक समय लगता है, इससे भी अधिक, तो वो दिख रहा है आपको, तो इसलिए 3 प्रकार के हो गए। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे या 3 गुना, अरे यार ये तो कॉपी कैट कर दिया एकदम, बताओ, ये तो परिभाषा ही दे दी इसकी, अब हमारे लिए क्या छोड़ा पढ़ाने के लिए।
अगले पे लगाओ एक पोल वोल बंद। अब इस पर और बताऊं भी क्या, बच्चों को सब कुछ तो बता दिया। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा, अब 9वें का लगाना भाई पोल। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं, बताओ जल्दी से, दो मात्रा किसमें लगती हैं? देखो, जो लघु है ना, जो लघु स्वर हैं, लघु स्वर, इसकी मात्रा आपको दो मात्रा कहीं नहीं दिखेंगी। एक तो ये ए होता है, इसकी तो मात्रा ही छुप जाती हैं। क है, इसके अंदर ये मात्रा है पर ये दिखती नहीं कभी भी। ए की मात्रा कभी नहीं दिखाई देगी आपको। इसमें आ लगा दूं तो ये दीर्घ बन जाएगी। तो भैया दीर्घ तो नहीं लेनी मुझे। और ये बड़ा काम आता है हमारा जब हम छंद पढ़ते हैं, मात्रा गिनने में, है ना। तो अब दीर्घ, अब छोटी, हमें तो सिर्फ लघु गिननी है। लघु, लघु जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं, तो मैं लघु बता रहा हूं पहले। जैसे छोटी ई है, तो ये छोटी ई ऐसे चढ़ती है, तो इसमें तो एक या दो का चक्कर ही नहीं है ना। छोटा ऊ है ना, एक दो का कोई चक्कर है, छोटा ऊ ये लग जाती है मात्रा। तो भाई जो दो लगती है ना वो ऐसे लगती हैं। थैला, दो लगी, लगी, एक लगा दो, हाँ एक लगा दो भाई, जो औ की वो निकालता हो, औषधि, औषधि, दो मात्रा, है ना। तो ये जो दो मात्राएं लगती हैं, ये किसकी है? ये मात्रा तो आई की है। और ये मात्रा किसकी है? ये औ की है। एक डंडा खिंच के जो लगे वो औ की मात्रा है, और जो उसी अक्षर पर चढ़ जाए वो आई की मात्रा है। तो ये जो है ये केवल और केवल गुरु स्वर में या दीर्घ स्वर में ही हो सकता है। तो जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगे वो गुरु स्वर होता है। गुरु, भाई गुरु, ये तो सी ऑप्शन पे 51%। भाई तभी तो नंबर नहीं आ रहा। मैं यूं ही तो कह रहा यार, नंबर क्यों नहीं आते बच्चों के यार? कमाल करते हो यार भाई, कहां कहां से आते हो यार आप लोग हैं? गुरु स्वर को भी 51%। फिर जो कहो हमारा नंबर नहीं आ रहा, आएगा कहां से? अरे भले आदमी, यूं तो देखो कि दो मात्रा की बात कर रहा हूं और जब से दुगना दुगना समय पढ़ा रहा हूं, तीन मात्रा कहीं होती नहीं। पहली एक मात्रा कहीं एक मात्रा भी करके कहीं है भी यार कुछ भी, जिसमें इनमें दो बात आपको आगे भी बता रहा हूं। छंदों में भी ना, जितने भी ये गुरु हैं इन सबके दो दो मात्राएं गिनी जाएंगी छंदों में। छंद तक तो अभी पहुंचे ही नहीं है, खैर उसके बाद माध्यम से आपको पता होना चाहिए था। भाई एकदम गुरु लोग हो यार आप लोग। चलो नेक्स्ट, जो ध्वनियां न स्वर हैं न व्यंजन हैं इन्हें क्या कहते हैं? जो ध्वनियां, अब बताओ, एक चीज बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, न स्वर हो न व्यंजन हो, आप क्यों ध्वनि बता रहे हो आप? अरे भैया ध्वनि और वर्ण एक ही बात है, बस उसकी आवाज को कह देते हैं और वो लिख देते हो उसको। जो आवाज निकली उसको लिख दिया तो वर्ण है, और मुंह से भूल गया लिखा नहीं तो ध्वनि है। बात एक ही है, ध्वनि और वर्ण, है ना, कुछ भी अलग नहीं है। तो जो ध्वनियां, जो वर्ण ना तो स्वर हो ना व्यंजन हो, उन्हें क्या कहते हो? अब दिखाना जरा इनका 84%। अब तो थोड़ी इज्जत राख ली आप लोगों ने। तो भाई वो जो है अयोगवाह होते हैं। और वो अयोगवाह में दो चीज है, बस दो चीज है अयोगवाह में, एक विसर्ग और एक अनुस्वार। ठीक है, एक विसर्ग एक अनुस्वार, याद रहेगी बात। अयोगवाह में दो ही चीज है, एक अनुस्वार एक विसर्ग। विसर्ग कौन सा? ऐसे। ये अनुस्वार लगता कहां है सर? भाई लगता ये रहा, देखो कोई पूछे कि जैसे हिंदी, पंचमा अक्षर की जगह अगर बिंदी आप लगा देते हो तो वो अनुस्वार माना जाता है। कि जैसे हिंदी है, अब ये पंचमा अक्षर कल बताऊंगा ये पंचमा अक्षर क्या होता है। कचट तप के माध्यम से लास्ट की जो लाइन होती है वो पंचमा अक्षर होती है, उनमें न आता है। उस न की जगह अगर आपने बिंदी रख दी तो ये अनुस्वार कहलाता है। ये क्या चीज हो गई? अनुस्वार। ये है अनुस्वार यार, आज तक दिखाया ही नहीं आपको किसी ने। ये रहा अनुस्वार, ये रखा, ठीक है, इसको कहते हैं अनुस्वार। तो ये चीज वहां दर्शाई जाती है। तो इनका कहीं भी यार स्वरों में प्रयोग ही नहीं है। इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सहायता स्वरों की लेनी पड़ रही है इनको बोलने में, और जिनमें स्वरों की सहायता लग जाए वो व्यंजन हो जाते हैं। पर ये बनावट में स्वरों की तरह दिखते हैं। तो ना ये तो स्वर के रहे ना ये व्यंजन के रहे।
न ये घर के रहे ना घाट के रहे, इसलिए इनको अयोगवा तीसरा नाम दे दिया। समझ में आ गई बात? चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, अब आप कहोगे सर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, अब तो ये तो बात आपने डाउट में डाल दी। अभी अभी तो आप खुद बता रहे थे कि 10 ऐसे पूछेगा तो 10, ऐसे पूछेगा तो 11, ऐसे पूछेगा तो 13। अब आप खुद ही ऐसा सवाल दे रहे हो। बहुत तगड़ी बात है भाई ये, और ये पूछा गया यूपीएसआई में। अब क्या करेंगे इस स्थिति में? तो हो गए ना कंफ्यूज। तो मेरे भाई कंफ्यूज आ गए हो तो फिर उत्तर सिर्फ एक ही लगाना कि 11 ही होगा, 11 ही होगा। अगर 10 लगाना है तो फिर रेफरेंस आना चाहिए कामता प्रसाद जी, फिर रेफरेंस आना चाहिए उच्चारण की दृष्टि से जी, फिर रेफरेंस आना चाहिए परंपरागत दृष्टि से 13। इसको तो शायद ही कोई पूछेगा परंपरागत दृष्टि, या हो गया सर्वमान्य है। लेकिन 10-11 में बच्चे कंफ्यूज है। 10 दो तरीके से लगा देना। किस किस तरीके से? उच्चारण की दृष्टि से और कामता प्रसाद जी, याद रखना इस नाम को। तो भाई 11 आप उत्तर लगाओगे इसमें, और यही सही माना गया है। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तुम 50,000 ही पहुंचाते दिखे हो, हम तो ये सोच रहे कि ये ऐसे ही रह जाएंगे 10-20 हजार ही। चलो तुम स्वागत तगड़ा करते हो यार। वैसे जो बात है ये देखो, और मैं सच बताऊं ना बच्चों, जब इस क्लास को लेने आ रहा था और आ नहीं रहा था, जिस दिन घोषणा कर रहा था आते टाइम, तो अब जो होगा देखा जाएगा। नाव जल में छोड़ दी तो छोड़ दी। तो लेकिन जिस दिन मैं अनाउंस कर रहा था उस दिन बहुत डरा हुआ था कि कैसे पढ़ाऊंगा 4 साल बाद। और मैं आपको बता दूं कि मैंने हिंदी 8 साल पहले पढ़ानी शुरू की थी और 4 साल पहले छोड़ दी, तो 4 ही साल पढ़ाई है बस। और उससे पहले ना मैं हिंदी का कोई विशेषज्ञ था, ना उसके बाद में कोई बना हूं। तो मेरे भाई उन 4 सालों में जो पहले शुरुआत की थी, तभी मैंने हिंदी को पढ़ना शुरू किया था अच्छे से, और फिर आपको पढ़ा दी। बस इतना पढ़ा दिया कि आपका 37 में 37 हो जाए, और अब भी होगा, गारंटी है। चलो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? भाई ये तो अभी बताया मैंने कि संयुक्त स्वर 50 पहुंचा दिए। तो संयुक्त स्वर ममतेश्वर है बाहर। अच्छा आवाज सी आई। अच्छा, तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो भाई मैंने संयुक्त स्वर आपको पढ़ाए हैं अभी, 4 संयुक्त स्वर बताए हैं ना। संयुक्त स्वर वैसे 4 नहीं, मैंने आपको और भी बहुत सारे बताए। सब संयुक्त ही हैं यार, उनको छोड़ दो मूल स्वरों को, सब संयुक्त हैं। नहीं, संयुक्त नहीं है, वो संधि स्वर में आएंगे। बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, वो संयुक्त नहीं है। संयुक्त वो है जो दो अलग अलग के मेल से बने हों, दो अलग अलग मेल से बने हों। तो ये अलग अलग मेल से किस किस के मेल से? ए और याद है। और ये किस किस के मेल से? ये ए तो सब में रहेगा, ये ऊपर वाला इसका छोटा भाई, ये छोटा, तो इसका छोटा भाई यहां लगा दो। और ये किसके मेल से है? ए और ऊ, इसके साथ बोल के देख लो, औ बन गया ना ये औ। ठीक है, तो ये देखो, अब ये तो यार बड़ा हुआ, ये संयुक्त में नहीं आएगा, यही कंफ्यूज कर रहा है बस आपको। ठीक है, चलो संधि में ले देना इसको, संधि स्वर में। सजातीय में ले सकते हो इसको, इसको सजातीय स्वर बोलिए ना। ये विजातीय आपके देखो अलग अलग से बनते हैं तो विजातीय हो गए, अलग अलग जाति के विजातीय। एक सी जाति से जो बनता हो, ये एक सी जाति है, ऊ ओ ऊ दोनों से मिलकर बनेगा तो सजातीय। तो ये सजातीय में आता तो ये उत्तर होता। बहुत बढ़िया। 59% बाल को तुम सामने होते ना, मतलब घूसा अगर मेरा चलता तो इतना बजता कि आप याद रखते निश्चित तौर पे। अच्छा, ये आगे और एक हिंदी के प्रख्यात है ना। अरे चलो भैया, अरे पढ़ा लन दो, अभी लेट चल रहा मामला। ठीक है, धुआं निकल रहा है, मजा आ रहा है ना सर की क्लास में। ऐसे ही आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल जब आप बनेंगे, छाप लगेगी। चलो बहुत बढ़िया, हाथ मिला जाओ। हौसला बढ़ाने के लिए आते रहते हैं बीच बीच में, तो हमें हौसले की जरूरत है बाल को, तुम्हें और हमें किसी के क्यों बताओ। हमें यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना, एकमात्र उद्देश्य से मछली की आंख दिख रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत सारे बालक न्यूआ जी, अब के रथ तो यूपी ओढ़ की मोड़ दो। अब के रथ वाले बड़े बताओ कमेंट ऐसे पता नहीं कहां से चले हैं, यूपीएसआई का एग्जाम हो गया, रथ है अब यूपी पुलिस की ओर को मोड़ दो।
तो चलो इस पे एक बात बोल लेता हूं कि सीमा नहीं गहराइयों की, देख जरा ये समुंदर। सीमा नहीं, समुंदर मतलब कंपटीशन कितना बड़ा है, कि सीमा नहीं इसमें कोई गहराइयों की, देख जरा ये समुंदर, कुछ खूबी तुझ में भी है, झांक जरा खुद के अंदर, रथ अपना तू। अब आपकी बातें, लक्ष्य था ये वर्ड, रथ अपना तू, यूपी पुलिस की ओर मोड़ ले, करना है तो दिल से कर, नहीं तो आज ही छोड़ दे। है ना बच्चों? तो चलो भाई आगे की बात करते हैं। अब आप या तो छोड़ देना या फिर मोड़ देना, ये अब आपके ऊपर है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो मुख्य भेद कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर हिरस्य दीर्घ, मूल स्वर और संधि स्वर, और अग्र और पश्च, और विव्रत और संवृत। अब आप कहोगे कि सर देखिए, मैं अब आपको बहुत सारी आधार पे बता देता हूं आधार क्या क्या है। एक तो आधार है जीभ के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर। आप कहोगे ऐसे कितने आधार हैं? देखो, जीभ के आधार, भाग के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। एक बांटा गया है मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने, ताकि आपको डाउट ही ना रहे, मुख खुलने के आधार पर। और दूसरा है ये उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जब भी बात बोली जाएगी तो भाई उत्पत्ति या तो मूल से हुई है या संधि से हुई है। मूल से या संधि से इसकी उत्पत्ति हुई है तो भाई हम इसका आंसर ये लगाएंगे। या तो कोई मूल, उसका अपना मूल है, जड़ है, या वो किसी के मिलने से बन गया, तो उत्पत्ति ये हुई। उत्पत्ति कैसे हुई है किसी चीज की, तो वो इस तरह से हो गया। तो उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर या संधि स्वर। ठीक है, तो हम या तो मूल स्वर, वो चार हैं, और बाकी सबको संधि स्वर बोल सकते हैं। सबको, संयुक्त अलग है, संयुक्त चार कोई बोल सकते हैं, लेकिन संधि उन सबको बोल सकते हैं। 4 और 3 7 को, 7 संधि में आएंगे, 7 ये रहे और 4 ये रहे। ठीक है, चलो अब मैं जीभ के आधार पर बता देता हूं। तो भाई जीभ के आधार पर, ताकि आपको याद रहे, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। देखो 3 प्रकार में बोलूंगा, एक अग्र, एक मध्य और एक पश्च। अब देखना अगले सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, अग्र, मध्य और पश्च। और इसको मैं बहुत अच्छे से याद करवाता हूं बच्चों, मुख खुलने थोड़ा नीचे ले जाता हूं। अग्र, मध्य और पश्च। तो देखो अग्र को मैं याद रखवाता हूं आपको कि जीभ के अगले हिस्से से जो बोला जाए वो अग्र, जीभ के मध्य हिस्से से जो बोला जाए वो मध्य, और जीभ के पिछले हिस्से से जो बोला जाए वो पश्च, पश्च स्वर में आ जाता है। अब आप देखना अग्र में अगले हिस्से से कौन सा स्वर बोले जाते हैं। अब आपको ऐसे कैसे याद रहेंगे, मैं आपको बता देता हूं। देखो मैं आपको बताता हूं, ई, बड़ी, छोटा ए, छोटा आई, वो बड़ा ई, ये है जो अग्र भाग से बोले जाते हैं। अब मैं इसको याद कैसे रखता हूं, मैंने जैसे याद रखा है मैं वैसे आपको बता देता हूं। भाई देखो अग्रिय, अग्र बस यूं याद रख लो आप, अग्रिय, अग्र अग्रिय बना दो बस। जब भी अग्र आएगी ना तो आप कहिए अग्रिय लिखना है इसको। तो अग्र, अग्र में 2 वर्ड आपने एक्स्ट्रा कौन से लगाए, एक तो ई लगाई, एक ए लगाया, यही तो लगाए। अब ई का बड़ा रूप क्या है, वो इसके साथ ही जाएगा हमेशा, और ए का बड़ा रूप क्या है, ये इसके साथ जाएगा हमेशा। तो अग्र को अग्रिय याद रख लेना आप, फिर आपको ये याद रहेगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट मध्य। अब आप इनको बोल के भी देखो, ई आगे से जैसे यहीं रखी हो, ई, ए, जोर ही नहीं पड़ रहा है यार बिल्कुल भी बोलने में। तोतला कोई होता है ना, तोतला, वो इनको कभी तोतला का नहीं बोल सकता, गारंटी है। इनको बुलवा लेना उससे, इनको तो वो बोलेगा। अरे भाई गूंगा भी बोलता है इनको, ईयर ए तो वो भी करता है, क्योंकि इस पर जोर ही नहीं पड़ता। और मध्य भाग का भी बहुत आसान है, मध्य में एक ही है बस। और इसको उदासीन भी बोलते हैं, क्योंकि जीभ का ना आग है ना पीछे, जीभ का ना अगला हिस्सा ना पिछला हिस्सा, और जब दोनों कोई आदमी किधर भी की ना हो तो उसको उदासीन, उदासीन, इसको उदासीन भी बोलते हैं। उदासीन स्वर कौन सा है, तो एक ही स्वर है, ए। इसको बोल के देखो, ए, अब ये आगे से नहीं बोल रहा, बीच में से आ रहा, ए है। जीभ के आगे के भाग को कोई काम नहीं करना।
अब बाकी जो बच गए सबको पश्चिम में रख दो, सबको पश्चिम में। कौन से बच गए सर? जो बच गए सारे यहीं तो आएंगे। तो भाई कौन कौन सा बच गया? बड़ा आ बच गया। और कौन सी? दोनों ई तो यहां आ गई, ऊ दोनों बच गए। मैंने भी तो ऐसी याद रख रखे, आप भी रखो। ओ देखो ये बच गया, औ बच गया, हो गए सारे। ये 10 के 10, 11 को नहीं बांटते, री को नहीं बांटते हैं। ठीक है, अब आप देख लो 10 होने चाहिए, 4 5 और 5 10, तो पश्च स्वर में 5 आएंगे। तो जीभ के हिस्से के आधार पर हमने इसको बांट दिया। एक होता है बच्चों कि जो अभी मैं मुख खुलने के आधार पर बात कर रहा था, तो उसको आगे बता देंगे। अभी इतना ही रहने दो, नहीं तुम कहोगे 13 ही हुए हैं जी अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। हिरस्व स्वर की संख्या कितनी है? हिरस्व छोटा लघु 4 बताई थी यार मैंने, याद होगी आप। और नहीं यार तू पोल नहीं लगाया, मुझे इनका ही तो देखना था, अब इनकी क्लास लगनी थी। हिरस्व स्वर की संख्या कितनी है? कौन? अरे भैया हिरस्व ही मूल होते हैं, याद रखो हिरस्व ही मूल होते हैं। लघु सब इसी का नाम है, कंफ्यूज ही मत हो। और ये वीडियो मुझे लग रहा दोबारा देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि चीजें घनी ज्यादा हो गई हैं। पर मैं ये कह रहा हूं फिर हिंदी इसके अलावा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, इतना कुछ है। तो ये देखो ऊ हिरस्व, ऊ थोड़ी भी लिख रहे थे हम, क्या लिख रहे थे? मूल स्वर लघु स्वर, ठीक है ये हो गया। तो हम कितने कहेंगे इसमें? कौन कौन से हैं? हिरस्व स्वर में छोटे वाले, सारे छोटे वाले, ए, फिर छोटी ई, छोटा ऊ और री। बाकी सब तो संधियों से बने हैं, है ना? तो हम कहेंगे ए ऊ और ये सब मिला के तो टोटल 4 है। ये लो आ जाओ 87%। चलो इज्जत रख ली तुमने। दीर्घ स्वर गुरु स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्णों को किन उपभेदों में बांटा जा सकता है? अब आप बताओ। गुरुओं को ही बांटना है बस, तो वो तो 7 ही है, 7 ही है ना। इन हिरस्व को निकाल दो 4 को, तो बचे 7, 4 में री आ गया, बचे 7। उन 7 को बांटना है, तो 7 को बताओ कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्णों को किन उपभेदों में बांटना। मूल अमूल तो कोई चीज नहीं, अमूल का कौन दूध, मैंने कोई बताया है इसमें कुछ भी? अमूल का। कठोर कोमल की भी कोई बात ही नहीं है। अल्पप्राण महाप्राण कल व्यंजन को बांटेंगे, बचा क्या? सजातीय और विजातीय। क्या आप न्यू भी बता सको सजातीय कौन से और विजातीय कौन से? भाई बता सको आप? अरे हिम्मत रखे करो भाई। कौन सा सजातीय? जो एक ही जाति से बने हो। दीर्घ को बांटना है सिर्फ, तो भैया दीर्घ को बांटूंगा तो सबसे बड़ी जाति आ, क्योंकि ये 2 ए से मिलके बनेगा। बड़ा ऊ, पहले बड़ी ई लिख लो, बड़ी ई बड़ा ऊ, ये तो है हमारे सजातीय। क्यों है सजातीय बताओ आप? क्योंकि ये इसी की जाति से बन जाएंगे, ए ई छोटा ऊ, 2 बार मिला के। अब विजातीय कौन से बच गए? जो संयुक्त हैं आपके। भैया विजातीय वो सारे 4, बाकी ने इसमें रख देना। कौन कौन से? ए आई ओ और औ। राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, पर समझ में ना आए तब कहना गंदी, नहीं तो कहना मत बिल्कुल भी। चलो आगे। संयुक्त स्वर ए आई ओ औ का निर्माण किन स्वरों के मेल से हुआ है? ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिसे मैं जब से ही पढ़ा रहा हूं, वो क्वेश्चन आया है। ये क्या बिगाड़ेगा आपका बताओ? आज स्वरों का है सारा, कल सारी गाज व्यंजनों पे गिरेगी, ध्यान रखना। और स्वर व्यंजन से जो भी मिलके बनता होगा क्वेश्चन उन पे गिरेगी। कल स्वर व्यंजन सब खत्म है, आयोग गवाह, सब कल ही खत्म हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा? वर्णमाला यही तो है, स्वर और व्यंजन। फिर बचा क्या बताओ मुझे? ठीक है चलो। तो संयुक्त स्वर ए आई ओ औ, तो भाई ये सब आपको पता है, आप सिर्फ इन पे फोकस करिए। बाकी ये तो इनके ही मेल से बनते हैं, ये तो दोनों, इन दोनों का फोकस क्या है? ए आई, ए ई ए, और ये ए ऊ औ। तो भैया ए ऊ को देख लो, ए ई को देख लो। ए ई तो ठीक है, ए ऊ तो यहां भी है ए ई। भाई आप ये तो आ के साथ बनाए हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत कर दिया इसने। ठीक है, अब यहां इन दोनों में ये दोनों एक जैसे हैं, बस यहां पर क्या फर्क कर दिया? ये जो औ बना दिया इसने, ये ऊ से बनाया। बताओ कोई बात है? ये देखो
ये इसने इसको बनाया, ए बड़ी से बनेगा, ये आएगा यहां जैसे ऊपर वाले मारा। तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है ए। 82%। मन खुश हो गया भाई, इसका मतलब सीख रहे हो, सीख रहे हो बाबू। चलो, जीव के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर कौन से हैं? जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव का प्रयोग कैसे होता है बताओ ना। अगला भाग, पिछला भाग। आप कहो सर एक तो जीव के भाग के आधार पर ये प्रयोग कहां से आ गया? अरे जीव का ही तो प्रयोग है, अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा, मध्य हिस्सा, वही है। तो जी अग्र स्वर, अग्र को तो मैंने अभी याद कराया था, अग्रिय, याद रहेगा वो, अग्रिय। अरे भाई कुछ बचेगा ही नहीं, अग्र छोड़ दो, इसमें बची क्या? ई ए। तो ई और ए, इसकी बड़ी क्या है? ये रही। और इसकी बड़ी कौन सी है? ये रही। ये रहे चारों, खत्म। अग्र स्वर कौन से हो गए? अब ढूंढ लो ना इनमें क्रम भी, ये रहा, क्रम ही लिख रखा है। कितने लोगों ने? 86%। ये 10% ए को क्यों? ये पिछले वाले का उत्तर तो नहीं था ये? अरे भाई ऐसे छान में कभी सोच रहे हो, ये इसके उत्तर अगले में देते हैं बहुत सारे बच्चे, ऐसे होती है ये बात। कभी 86 वाले खुश हो रहे हो, इन 14 का तो होना ही नहीं है, वो पिछले पे पड़े हैं अभी। चलो अगला वाला, जीव के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर किसे कहा जाता है? मध्य। अब ये तो भाई देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आपने जीव के भाग पढ़ लिए तो इसमें मुझे बहुत मूंड मारने की आवश्यकता है नहीं। जीव के प्रयोग के आधार पर पश्च स्वर, ये 3 ही प्रश्न बना दिए, और ये सब आए हुए प्रश्न हैं अधिकतर, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, ठीक है। और जो हमने इनको अपने क्रम में ले आए बस ढाल करके, कि बच्चों को कैसे समझ में आएगा, उस क्रम को मैं भली भांति जानता हूं। चलो, जीव का प्रयोग पश्च, पश्च कौन सा? पिछला हिस्सा। और पिछला हिस्से से कौन से बोले जाते हैं जरा बताओ तो भाई। देखो आपको याद नहीं है ना, मैंने याद कराए पिछले वाले, मैंने अग्रिय याद कराया, 4 तो वो हो गए, अय बीच वाला याद 5, और बच गए जितने भी, कितने? 5 ही और बचे, 5 ही बचते हैं। री को हटा देते हैं इसमें से, बाकी 5 इसमें आएंगे। 5 केवल एक में ही है, उत्तर लगा दो ना यार फिर। और वैसे भी बचे हुए यही तो हैं, बताओ ना आप। 90%। अब क्या है ना मजा, 90%। अब आप सब कर लोगे, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं संवृत और ये बच्चों देखो, मुख खुलने के आधार पर, अब आ जाना, इसमें सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको। संवृत विवृत में अगर अटकते हो तो आज के बाद नहीं अटकोगे, मेरी गारंटी है। अग्र पश्चिम में अटक पाओगे क्या कभी? अब नहीं ना, लेकिन ये उससे भी आसान तरीके से बताऊंगा। मुख खुलने के आधार पर अगले सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। अगर हम इनको बांटे, मुख खुलने के आधार पर स्वरों को बांट रहे हैं हम, ये स्वरों का विभाजन है मुख खुलने के आधार पर। 4 बनाने पड़ेंगे इसमें तो। ये थोड़ा पास हो गया, थोड़ा दूर कर लो। देखो, मुख खुलने के आधार पर एक तो होता है संवृत, संवृत स्वर। ये होता है, स्वर लिख लेना आप, मैं टाइम थोड़ा बचा रहा हूं। अर्ध संवृत स्वर भी लिख लेना भाई। एक होता है विवृत, एक होता है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत। अब मैं आपको ये चारों का फर्क बताता हूं, और आज के बाद गलत मत करना। संवृत को मैं याद कराता हूं आपको सुई से। संवृत मतलब सुई, सुई याद रख लेना। जब ऐसे ऐसे सुई से ऐसे संवृत, जब भी संवृत आए तो सुई लगने वाली है भाई, सुई लगेगी। तो सुई, संवृत को क्या याद रखना है? सुई। सुई कैसे लिखें? अब आप कहो जी बड़ी बनाओ छोटे, अरे कोई सी बना लो, बना तो लो, सुई। तो अब देखो, से का संवृत, से तो इसको छोड़ दो, ये तो संवृत की पहचान के लिए था। बाकी क्या बच गया? ऊ और ई, ऊ और ई। अब इसके दोनों के बड़े रूप और लिख दो, क्योंकि एक साथ वाले एक साथ जाते हैं, एक जैसे एक साथ जाते हैं। तो ये संवृत में तो ये 4 हो गए। सुई से याद रहेगा, संवृत से के लिए था, बाकी 2 जो हमने लगाए अग्रिय की तरह कर दिया। अब बच्चों, संवृत होता क्या है मैं आपको बता दूं, कि जो मुंह बंद से भी बोल दिया जाए, बंद मुंह रखो, कुछ भी नहीं, पता ही लगेगा, ऊ
ऊ, इसको बोल के देखो ई, ई बंद है मुंह, बोल रहा है कि नहीं, पूरा बंद मुंह से बोल दिया इसको। अगर मुंह आधा बंद हो तो अर्ध संवृत, आधे बंद मुंह से। अब आप कहोगे सर अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो मैं आपको बताता हूं, ये कह रहा सुई संवृत और अर्ध संवृत आधी सुई। भैया सुई का तो ये हुआ था, तो क्या आधी सुई लगवा ले भाई, सुई तो उन्होंने लगवा, आधी लगवा ले। ओए हाथ मत लगा दियो, ओए आधी भी नहीं। तो क्या याद रखेंगे? ओए, ओए कैसे लिखा जाता है? ऐसे ओए। और इसके अगले भी मत लिखना, अगले बड़े रूप नहीं, वो इसके साथ नहीं आएंगे। बाकी सब इनको भी छोड़ दो कुछ। ओए आधी भी नहीं, आधी भी नहीं लूंगा सुई, बिल्कुल भी। सुई ऐसी चीज है ना। तो अब क्या बचा? ये हुआ आधा मुख बंद, पूरा मुख खुला। एक ही ऐसा जो पूरा मुख खोल के ही बोला जाएगा, वैसे बोलेगा ही नहीं। आ, पूरा खुला मुख होगा तो विवृत होगा। खुले मुख से जो बोले जाते हो, ऐसे भी परिभाषा से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो विवृत स्वर है। पूरे खुले मुख से, आधे खुले मुख से बोले जाते हो, वो यहां आ जाएंगे। आधा खुला मुख। अब आधा खुला कौन सा बच गया भाई? जो बच गए सबको डाल दो उधर। कौन कौन से बच गए? सर ए बच गया, आ यहां आ गया, फिर ई दोनों आ गए, दोनों ऊ आ गए, ए भी आ गया, इसकी बड़ी बच गई, इसका भी बड़ा बच गया, और उसके लिए छोड़ दो भाई, ये छोड़ दिया, ये हो गए। क्या सारे याद हो जाएंगे? ना याद हो तो बना के देख लेना। अब आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। इसमें से संवृत स्वर कौन सा है? सुई, ऊ और ई जहां दिखे एक ही है बस। सर ऊ भी आ जाए ऑप्शन में, क्यों बेवकूफी वाली बात कर रहे हो? अगर दोनों आएंगे तो फिर ऐसा भी ऑप्शन आएगा, ए और बी दोनों, दोनों थोड़ी आ सकते हैं भाई, जो हैं तो हैं दोनों। तो आपके सामने आया हुआ प्रश्न है भाई, ऐसे ही थोड़ी लिया है। अब बताओ ओ कौन से में आता है? जल्दी बताओ, बताओ ना, ओ कौन से में आएगा? ओए, ये तो ओए वाला ओए ना, तो इसका मतलब कौन से में? अर्ध में, आधी सुई पे। आधी सुई पे चिल्लाए ना तुम, ओए। औ, औ का क्या है? औ औ औ बताओ कहां आएगा? औ कहां आएगा? सर औ का तो कुछ बताया ही नहीं था, तो आधे बंद, आधे खुले मुख से अर्ध विवृत में आएगा, क्योंकि इसका बताया नहीं था। तो समझ लेना, 3 का तो बता दिया, बाकी बच्चे कुचे वाले में अर्ध विवृत है ना। खुद करके देखो, ए अर्ध विवृत, ये भी वहीं जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर विवृत स्वर कौन सा है? अब विवृत तो एक ही था भाई। चलो टाइम हो रहा है यार, जल्दी बढ़ना पड़ेगा। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर समूह की पहचान करो। अर्ध विवृत, अब अर्ध विवृत तो अपने आप ही बता दोगे तुम। अर्ध विवृत, ओए हटा दो, सुइयां हटा दो, और बाकी तो आप अर्ध विवृत वैसे भी, अरे अर्ध विवृत बचे कुचे डाले ना अर्ध विवृत में, तो आ उसमें चला गया पूरे विवृत में। अर्ध विवृत में कौन कौन से आए थे हमने देखा, ये आए थे ना। अब आप कहो सर ये कहां से आ गए, ये क्या होता है? तो पढ़ाया ही नहीं भाई। ये ओ है, ओ, इसको हम बोलते हैं आगत स्वर। अगर कोई पूछे ये क्या है, नया स्वर आया, आगत स्वर है ना, तो इसको आगत स्वर बोलेंगे। और ये कहां से आया पूछे कौन, आगत उनको बोलते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए, देशज विदेशज में इसको पढ़ा जाता है। तो दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द को आगत बोलते हैं, और यह अंग्रेजी से आया है? अंग्रेजी में ये कहां बताऊंगा अभी। कॉफी कैसे लिखते हो बताओ? कॉफी, ये इसका बता रहा हूं, ये यूज कहां है? कॉफी, ये काफी है भाई, ये कॉफी नहीं है। आप क्यों, ये कई लोग इसको चंद बिंदी लगा देते, गलत है वो, काफी हो जाएगा फिर तो। कॉफी 2 मात्रा बोलती है पर 2 चढ़ती नहीं है। कॉफी ऐसे लिखा जाता है। और कॉफी किसका शब्द है? अंग्रेजी का है कि नहीं है बताओ? कॉफी हमारा है कोई? टॉफी हमारा नहीं है ये भी। और तुम्हें बहुत, डॉक्टर, अरे तुम तो कमाल के लोग हो यार। डॉक्टर अंग्रेजी का है ना, डॉक्टर भी। ढूंढ लो सबको, तो भाई आप ढूंढ लोगे, मैंने तो हिंट दे दिया आपको। अर्ध संवृत अपने आप, आधी सुई, ओए दूर रही हो, ओए कहा है? ओ, बस ये बदल दिया, ए ओ कर दिया बस। अरे ओ ए,
ऐसे कर दिया बस ये, है ना। चलो कॉलेज, हाँ अरे अंग्रेजी वाले ढूंढ, तुम तो भाई कमाल के लोग हो। चलो नेक्स्ट, ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ये क्या नई चीज आ गई? ओष्ठ्य, ओष्ठ मतलब होठ होता है, ओष्ठ मतलब होठ होता है। इसको पढ़ाऊंगा तो कल बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन ओष्ठ याद रखना होठ होता है, और इसमें दीर्घ स्वर की बात कर रहा है। तो भैया कौन सा दीर्घ स्वर ऐसा है जो होठ से बोला जाता हो, जिसमें होठ की बनावट आ जाती हो? और होठ की बनावट के आधार पर बताऊंगा, एक वृत्तमुखी, एक अवृत्तमुखी भी होते हैं। जिन पे वृत्त बन जाता हो होठों का वो वृत्तमुखी, और जिन पे ना बनता हो वो अवृत्तमुखी। तो भाई बताओ, जो होठ गोल हो जाते हो, होठ का यूज हो, बताओ कौन से में है? ई में होठ का यूज है कहीं? नहीं है। री में है कहीं? नहीं है। नहीं बोल रहे री, फिर किस में? ये क्या कर दिया इनने, ये दोनों उत्तर एक से लिख दिया भाई, ये दोनों ही सही है। ये हमारे भैया ऐसा ही है मामला, ये दोनों सही है, बस ये गलती से टाइप हो गया है। ये दोनों ही सही है। ओष्ठ्य दीर्घ स्वर, अच्छा दीर्घ, ओ भाई इसे कौन देखेगा? दीर्घ भी तो चाहिए। सही है भी हमारे टाइपिस्ट, माफी, हम तो उन पे ले जाते हैं। अभी बेचारों की क्लास लगने से बच गई, दीर्घ दिख गया। ओष्ठ्य दीर्घ, होठ भी बन रहे हैं और दीर्घ भी हो। अब ऊ बोल के देखो, ऊ होठ है ना, ओष्ठ मतलब होठ, ऊ एकदम, कई तो कॉमन सेंस से सही हो जाते हैं भाई। नेक्स्ट, ओष्ठों की आकृति के आधार पर वृत्तमुखी, आ गए ना वही बात, मेरी बात सुनिए आपने गौर से। होठ की आकृति जिसको बोलने में वृत्त बना देती हो, ऊ वृत्त बन जाएगा। देखो वृत्तमुखी, वृत्तमुख बन रहा है। तो किस किस पे वृत्तमुख बनता है बताओ आप? ऊ, ई पे बनता है? ई नहीं, वो अवृत्तमुखी है। फिर होठ की आकृति के आधार पर बांट सकते हैं स्वर को, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। और किस पे बनता है? औ बनता है, ओ, ऐ नहीं बन रहा, अवृत्तमुखी है। तो बताओ अब होठ वृत्तमुखी कौन से हो जाएंगे? ए आ कतई भी नहीं बन रहा, इनको मुझे घटाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको दिख जाएगा। ऊ, ऊ, ओ, औ, सब गोल करके बोल दिए तुमने, होठ गोल करके सब बोल दिए। बोल के देख लो, याद हो जाएंगे अपने आप, कुछ भी जरूरत नहीं है। उत्तर आ गया 93% का, बहुत बढ़िया। अवृत्तमुखी आ गया उत्तर। अब बताओ, जो होठ गोल करके ना बने वो सब अवृत्तमुखी। अब बताओ होठ गोल करके कौन से नहीं बन रहे? अरे ये नहीं बन रहे होंगे, इनमें एक में भी होठ गोल नहीं है। यहां इनमें हो जाएंगे, ये तो सारे गोल वाले हैं, ये भी गोल वाले हैं और ये भी गोल वाले हैं, यही नहीं है बस, ये अवृत्तमुखी। उत्तर 97%। 11,000 बालकों ने 14,000 बालकों ने 96% कर दिया। पर ओ ये वाले पिछले वाले होंगे, नहीं ये तो पिछले में भी नहीं था भाई, क्यों नाराज कर रहे हो भाई? 97 का 100 हो जाता तो कितना मजा आता। 12,000, मैं इसको चलाता यूट्यूब पे कि 12,000 बालकों ने उत्तर दिया और 100 के 100% का सही, ऐसा संभव कैसे है? अंकित भाटी के इतने दिन में पढ़ाने आया, इतना बढ़िया पढ़ाने लगा आते ही। ये फिर उदाहरण पेश होता है ना। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक, नासिक मतलब क्या होता है बताओ? नासिका, नाक, तो नाक, और बोलने को मुंह चाहिए ही। अब आप बता दो अनुनासिक, अब मुझे बताने की जरूरत है? अरे नासिक लग गए, मुंह बोलने को चाहिए, बिना मुंह के कुछ बोल सकता है? तो नाक और मुंह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल नाक और मुंह होता है अनुनासिक का। कई सारे लोग नाक कह रहे हैं, नासिक नहीं है, नाक मुंह, नाक मुंह है ना, नाक मुंह रहेंगे, नाक नहीं रहेगी। नासिक्य वर्ण हो तो नाक कह सकते हैं, अनुनासिक में मुंह भी चाहिए। चलो, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, केवल मुख से यानी जो नाक से ना निकलती हो, जिनमें नाक का यूज ना हो। अंग बिंदी में सब में नाक का यूज होता है। अनुनासिक मैं आपको बता भी देता हूं कौन सा होता है। अनुनासिक ये होता है, जैसे आप बोलते हो ना गांव, जितनी भी चांद बिंदी हैं
चांद बिंदी को हम अनुनासिक बोलते हैं, अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक चांद बिंदी है आपकी, अनुनासिक, ठीक है। एक अनुस्वार होता है अंग बिंदी, ये जो थी ये क्या था, ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार है। अनुनासिक क्या है, चांद बिंदी। गांव और बता दो, बहुत सारे भाई, ठीक है, जहां चांद बिंदी लगती हो, चांद भी कह दो, चांद बिंदी में खुद लग रही है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो, नाक से ना निकलती हो। भैया दो ही जगह से ध्वनि निकले, या तो मुख और नाक, मुख और नाक, और कहीं से नहीं निकलती, बता दो। कान से भी निकलती है किसी के, नहीं। तो वृत्त, अरे भैया जिसकी मुख से, केवल मुख से संवृत, ये तो सब जीव के आधार पे थे। निर्नुनासिक यानी जिसमें निर मतलब बिना नाक का, बिना नाक की ध्वनि, भैया मुंह से ही निकलेगी, फिर तो दो ही तो जगह है, मुंह और नाक। निर मतलब बिना नाक की, बिना, निर मतलब बिना होता है। अब आई बात समझ में। अनुनासिक स्वर, ये तो नाक है ही। संवृत, ये तो जीव के आधार पे है, इस पे नाक का कोई मतलब नहीं। वृत्ताकार, ये तो होठों के आधार की गोल आकृति है। यह हुआ, समझ में आ गई अब तो कुछ। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? अनुनासिक क्या था अभी बताया था, चांद बिंदी, संकर हिंदी। ये तो भैया ये तो अनुस्वार का प्रयोग है, मैंने बताया था आपको। अंग बिंदी तो अनुस्वार है, अतः ये विसर्ग है, अतः प्रातः है। ये अनुस्वार, ये विसर्ग, इसमें अयोगवाही लगा दिए दोनों। ये क्या हो गया, अनुस्वार भी हो गया, विसर्ग भी हो गया। और ये क्या है, यही तो है जिसे ढूंढ रहे, अनुनासिक। अनुनासिक 83%, किसी में तो 100 ले आओगे। ये तो इतना आसान था, थोड़ी देर पहले ही तो एक्सप्लेन करा। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु और अनुस्वार में मुख्य अंतर क्या है? आपके दिमाग में मुझे पता यही सवाल चल रहा होगा, और वही रख दिया। सोचो कितना आगे तक की सोच रहे हैं हम, और ये इनको बनाते हुए सोच रहे हैं। तो वही, हाँ ऐसा सवाल आना चाहिए। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदी और अनुस्वार में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अनुनासिक में हवा नाक और मुंह से निकलती है, जो नाक और मुंह से बोला जाएगा वही अनुनासिक है। अनुस्वार ऐसा नहीं है, अंग वो नाक में ही रहेगा, ठीक है। तो ये हम अनुनासिक की अलग पहचान है, अनुस्वार में ऐसा कुछ नहीं है, केवल अनुनासिक की ही ये पहचान है। बिल्कुल 90%, गजब कर दिया भाई। आगत स्वर का प्रयोग किस भाषा के शब्दों में होता है? आगत अभी बताया था ये तो। आगत बताओ कौन सी भाषा में? टॉफी, कॉफी, कॉलेज, डॉक्टर, किस भाषा के शब्द है ये सब? इनकी स्पेलिंग लिख सको आप, डॉक्टर की, कॉलेज की, जिनकी स्पेलिंग लिख सको वो अंग्रेजी के। आपको कैसे पहचाना जी अंग्रेजी के? जिनकी स्पेलिंग लिख सको वो अंग्रेजी के। आपके सर स्पेलिंग तो हम बहुतों की लिख देंगे, बेकार की स्पेलिंग बताना, लिखी देगी कहीं BEKAR, ऐसा कौन लिखता है भाई, है ना? उनकी सुनी थोड़ी है, उनकी तो अंग्रेजी बनानी पड़ेगी पहले। वर्थलेस है ना, ऐसे करके तो वेस्ट, बेकार, तो वैसे बनती है वो, तो मीनिंग है। तो यहां अंग्रेजी शब्द का, अंग्रेजी से आया है। 10% बी क्यों दे रहे हैं? ये अरबी क्यों लग रही है ना, ये यहां का भी है। अच्छा समझ गया मैं। किस स्वर की अपनी कोई लिखित मात्रा नहीं होती? किस स्वर की अपनी कोई, भाई मेरे साथ चले करो और देखो, जो बच्चे पीछे रह रहे वो सीधे लाइव पे कूदो। अपने फोन में टच करो, स्क्रीन है, बाद में देख लें छूटे हुए को। टच करो स्क्रीन पे तो लाइव लिखा आ रहा होगा, लाइव पे जाओ, तब साथ रहोगे, तब उत्तर आ सकते 100%। नहीं तो कुछ लोग पिछले का दे रहे होंगे, इसलिए नहीं आता। किस स्वर की अपनी कोई लिखित मात्रा नहीं होती? बताओ आप, जिसकी कोई अपनी मात्रा ही ना हो। इसका जिक्र तो मैंने किया है, शायद आज की भी क्लास में किया है, याद आया आपको? इसकी मात्रा है, हाँ भाई, काम में ये आ गई, ये मात्रा आ की, आपको ई की है। अरे किसान में है तो सही यार, छोटी ई की मात्रा, ये रही छोटी। ओ में आओ भाई,
लो, मोर ये लिख दिया, ये रहा ओ की मात्रा। इसकी मात्रा बता सको इसकी क्या हो? भैया क्या वर्ड में बताई थी, इसके छिपी हुई मात्रा, इसके अंदर मात्रा नहीं होती है, लगती नहीं है, आपको लगता है ये तो ये वर्ण नहीं है, जबकि इसमें मात्रा है। इसको तोड़ोगे ना, क्या प्लस आ, ऐसे टूटेगा। ठीक है, तो जिसकी कोई अपनी मात्रा नहीं है वो एक ही वर्ण यहां दिखाई दिया, वो है, इन सबकी मात्रा होती है, जितने भी स्वर है सबकी मात्रा होती है, लेकिन इसकी नहीं होती। बस ये बताना चाह रहा है ये। समझ में आई बात? ठीक है, हर स्वर की मात्रा। आप कहो सर री भी तो स्वर है, इसकी भी मात्रा, हां है। कहां है दिखाओ? कृपा। आप कहो इसमें कौन सा री है, कौन सा रे है, तो ये कहूंगा रे ऋषि है। कृपा में कौन सा रे है? रे ऋषि। जो रे ऐसे बने, क्योंकि आप देखो रे ऋषि में ये वाला रे अपने आप आता, तो याद इससे आ जाना चाहिए। कि पूछते हैं ना बच्चे कि ये वाला इसमें कौन सा रे, ये वाला रे है या ये वाला रे है, तो भैया ये वाला रे है कृपा में, तो ये वाला रे की मात्रा हमेशा ऐसी चढ़ेगी। क्लियर? रे के रूप भी पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो आप, सब कुछ ही तो खत्म होगा जब आ गए। तो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? 3 भाग बताए थे जीव के भाग के आधार पर, अग्र पश्च मध्य, अग्र मध्य पश्च विवृत हो गया, मुख खुलने के आधार पर भाई। ये तो 95%। वाह, मजा आ गया। वर्णमाला के पंचमा अक्षर का स्थान जब अंग से ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं? अंग ले लेता है। वर्णमाला का जब पंचमा अक्षर, मैंने बताई थी ये बात भी, पंचमा अक्षर हिंदी में बताई थी, न को अंग ले लिया तो उसको क्या बोलते हैं? यार ये तो है ही, पता है ना यार, ये तो अनुस्वार है अपने आप में, अनुस्वार ही उसको बोलते हैं, अनुस्वार ये चीज है। 54-53%, 23% ये लोग अनुनासिक कह रहे हैं। अनुनासिक मेरे भाई चांद बिंदी है। जैसे मैं आपको इसको बताऊं ना, हिंदी में मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, तो वर्णमाला में पंचमाक्षर हम कल पढ़ेंगे व्यंजन में, तो ये जो लास्ट की लाइन होती है 5वीं, तो उसमें आएंगे ने, मैं, ये सब है ना। ऐसे ही आप देखोगे बिंबसार, बिंबसार, तो ये बिंबसार को अंग बिंदी से ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैंने बिंबसार सही लिखा है तो बिंबी हो सकता है वो सार, तो ये अंग बिंदी, तो ये मैं को अंग बिंदी लग गई, न को अंग बिंदी लग गई हिंदी, तो ये जो पंचमाक्षर की जगह ली है इसने, तो ये अनुस्वार है सब। ठीक है, तो ये ऐसे कह रहा है, बस समझ में आई बात? चलो, तो एक ही ऑप्शन है इसका, अनुस्वार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अर्धस्वर क्या कहलाता है? अर्धस्वर, अर्धस्वर ये क्या नई बात लिया है? आधा स्वर भी होता है कुछ? हां होता है, मैं बताता हूं। अर्धस्वर, अर्धस्वर 2 वर्ण हैं, अर्धस्वर 2 वर्ण हैं। पूरी वर्णमाला में अर्धस्वर 2 व्यंजन हैं जो अर्धस्वर में भी आते हैं, ये और वह। ये क्यों आते हैं मैं आपको बताता हूं, कि इनकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हो हिंदी में, यह की जगह स्वर लगा सकते हो और वह की जगह भी स्वर लगा सकते हो। जैसे कौवा आपने लिखा देखा है, और कौवा को आपने कौआ ऐसे भी लिखा देखा होगा। कुआ, 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 कुआ ऐसे लिखते हैं कुआ, और कुआ को ऐसे भी लिख सकते हैं कुआ, कुआ। तो देखो वह की जगह स्वर आ गया, वह की जगह स्वर आ गया, तो ये आधे स्वर का काम करते हैं। यह भी करता है ऐसे, बताता हूं। महिलाएं, महिलाएं कैसे कैसे लिख सकते हो? ये लिखते हैं जी हम तो, पर क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो? महिलाएं, ये भी तो सही है, तो यह की जगह स्वर ने ले ली, तो इसको अर्ध स्वर बोलते हैं। ये आधे स्वर का ही तो काम किया इसने, ये ए की आवाज निकाल दी, वह आ की आवाज निकाल दी, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। तो यहां पर यह हुआ क्लियर, आधा स्वर क्लियर हुआ। कौन सा होता है? बहुत बढ़िया, शानदार। बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ किस प्रकार का स्वर है भाई? भाषा की दृष्टि से ऊ बताओ ना, भाषा की दृष्टि से इनमें बताओ कौन सा है?
अगर आपने ये क्वेश्चन सही कर दिया ना, मैं मानूंगा आज मैंने सिखा दिया आपको, और ये इसलिए डाला था। इसको ध्यान से लगाना, ये 50% का भी सही नहीं होगा। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, 50% भी अगर इसे सही कर गए तो मेरा आज का पढ़ाना सफल हो गया। 50% उत्तर आ गया तो आएगा ही नहीं। थोड़ा सा सोच लो, बस थोड़ा सा, इतनी जल्दी करने वाला प्रश्न नहीं है ये। इसमें दो चीज हैं, यानी अग्र भी, एक तो मुख खुलने के आधार का भी दे दिया और एक जीभ के हिस्से का भी दे दिया। दोनों में कौन सा आता है? अब देखो ऊ कहां कहां आता है। एक तो सुई में आता है, तो सुई मतलब संवृत, याद आया? संवृत में आएगा ये ऊ, सुई। और कहां आएगा ऊ, बताओ जरा। अब मैं उनमें आता हूं, किसमें? अग्र, पश्च और उसमें अग्रीय, ई और ए आते हैं, वहां नहीं आ रहा ऊ, तो अग्र में तो है नहीं। मध्य में सिर्फ एक आता ए, और फिर बचा पश्च, तो फिर पश्च बचा। तो फिर कौन सा बच गया? संवृत और पश्च। पश्च संवृत कौन से में आ रहा है? पश्च और संवृत। बोला था 50% भी सही नहीं देंगे भाई। देखो अंदाजा देखो मेरा, 34% बच्चों ने ही उत्तर दिया है। 34% चैलेंज दिया था मैंने आपको, फिर भी नहीं कर पाए। ये इतना जानता हूं मैं आपको। और ये मैंने सोचा कि यार इतनी मेहनत मैंने की है, तो क्यों ना मैं इसको HW में रख दूं और आपका उत्तर आ जाए तो मजा आ जाए। पढ़ लूं मैं सारे कमेंट। ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा हो सकता है इनमें से, वो आपको पहचानना तो पड़ेगा ना। ह्रस्व स्वर कौन सा हो सकता है, ये आपको पहचान करनी पड़ेगी। इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला हूं। और भाई बहुत दिनों में क्लास ली है, बहुत नर्वस भी था कि पढ़ा पाऊंगा या नहीं, और नहीं पढ़ा पाया तो कल से दूसरे टीचर को लगा दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि दूसरा टीचर लगना चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट करके। और भाई अगर आपको लगता है कि मैं सही पढ़ा पाया हूं और आपके दिमाग में वैसा ही बसा पाया हूं जैसा आप चाहते थे, तो फिर हम कमाल करेंगे। चलो बच्चों, धन्यवाद आपका इतनी भारी संख्या में जुड़ने के लिए, इतने दिनों बाद भी लगातार पसंद करने के लिए, पूरी 1 घंटे की क्लास में पूरे 50,000 की संख्या को टस से मस ना करने के लिए। सबके लिए धन्यवाद। नमस्कार।